नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में 24, 25 और 26 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके करेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो आज के क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम के द्वारा जीता गया। आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम के द्वारा जीता गया। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है वीडियो का, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी। भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है उसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। क्योंकि अभी तक भारत की जो फिल्म सिटी थी सबसे बड़ी वो हैदराबाद में थी, रामू फिल्म सिटी के नाम से। अभी कुछ दिन पहले घोषणा की गई है भाई कि भारत की जो सबसे बड़ी फिल्म सिटी है इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर भाई, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर भाई, जिसको ग्रेटर नोएडा भी कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध का ही एक नाम है भाई। तो सबसे बड़ी फिल्म सिटी है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में, गौतम बुद्ध नगर में भाई। अब उत्तर प्रदेश का जिक्र है तो इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अगर ये पूछ लें यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का कार्यभार भी देख रही है भाई। अगर ये पूछ लें यहाँ के जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका क्या नाम है भाई, गोविंद माथुर है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्यपाल कौन, आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है भाई। और यहाँ पर शासन कार्य को देखने के लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बना रखे हैं। एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे का नाम है दिनेश शर्मा भाई। ये 2 यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 403 आपकी विधानसभा की सीट हैं, 80 आपकी लोकसभा की सीट हैं और 31 राज्यसभा की सीट हैं। तीनों सीटों के मामले में जो यूपी में भारत में यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है भाई। विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा, लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा और राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा भाई। अब सबसे बड़ी फिल्म सिटी का जिक्र आया है तो इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में 2 चीज़ हैं, 2 स्थान हैं जो सबसे बड़े स्थापित किए गए हैं। किस मामले में सबसे बड़े हैं भाई, देखो अगर ये पूछ लें भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर, नोएडा में ही। और नोएडा का गांव कौन सा है, जेवर। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है, जेवर नोएडा। सैमसंग मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी कहाँ पर भाई, नोएडा में। तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ी सैमसंग की मोबाइल फैक्ट्री और सबसे बड़ी फिल्म सिटी, तीनों कहाँ पर है भाई, ये आपकी नोएडा में है भाई। अब उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम के लिए करंट जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार उनको देख लो भाई। अगर ये पूछ लें भारत का पहला जानवर डीएनए बैंक, भारत का पहला जानवर डीएनए बैंक कहाँ पर खोला जाएगा अभी। तो एक गाने में यूपी उत्तर प्रदेश के एक शहर का नाम आता है अभी, झुमका गिरा री बरेली के बाजार में। तो वही शहर अभी कौन सा, बरेली। कौन सा, बरेली भी। बरेली में भारत का पहला जानवरों का डीएनए बैंक खोला जाएगा। अगर ये पूछ लें भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर खोला गया भाई, मेरठ में। जहाँ पे ये जो इंडियन आर्मी के लिए जो कुत्ते और घोड़े वगैरह कार्य करते हैं और जो शहीद हो जाते हैं उनकी याद में पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर, मेरठ में भाई। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू हुई थी जो काफ़ी चर्चा में रही थी भाई, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला
एक उत्पाद योजना भाई, ये काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि ये जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों के अंदर मेक इन इंडिया के तहत एक प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाएगा भाई। जो जिला जिसके लिए प्रसिद्ध है उसी का लगभग जो कार्य है उसको वहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना किसने शुरू करी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक योजना और शुरू की जो पूरे भारत में चर्चा में रही, ध्यानचंद विजय पथ योजना भाई। ध्यानचंद विजय पथ योजना, कोई भी खिलाड़ी अगर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल या और मेडल जीत के आता है तो उसके स्वागत के लिए उसके घर तक सीधी सड़क पक्की सड़क बनाई जाएगी और उसका नामकरण है वो ध्यानचंद के नाम पर किया जाएगा भी। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना एक अच्छी योजना है क्योंकि इससे पहले तो अगर किसी चीज़ का नाम होता है तो नेताओं के नाम पर रखी जाती है भाई। पहली बार किसी खिलाड़ी को इस मामले में वो उसकी क्या थी उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ध्यानचंद विजय पथ योजना भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में भाई। और कल योगी सरकार ने एक योजना की और शुरुआत की है और योजना का क्या नाम है? ऑपरेशन दुराचारी भाई। इस ऑपरेशन के तहत कोई व्यक्ति रेप वगैरह करता है या छेड़छाड़ का कोई मामला आता है तो उस आरोपी की जो फोटो है वो मैन चौराहे के ऊपर लगाई जाएगी भाई और उसको सजा भी दी जाएगी और उसको अपमानित किया जाएगा। तो ऑपरेशन दुराचारी भी है, ये भी कहाँ पे शुरू किया गया है भाई? उत्तर प्रदेश में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन है। फिल्म सिटी सबसे बड़ी कहाँ पर भाई? ये आपकी स्थापित की जाएगी गौतम बुद्ध नगर है, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है भाई, किस क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? किस क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट स्कूल खोलने की घोषणा की गई है जहां पर खिलाड़ियों को क्रिकेट के बारे में कोचिंग दी जाएगी भाई। तो किस खिलाड़ी के द्वारा घोषणा की गई है? जो आईपीएल शुरू होने से पहले काफ़ी चर्चा में रहा था, जिन्होंने एन वक्त पर अपना नाम है वो वापिस ले लिया था भाई। क्या नाम है? सुरेश रैना भाई। तो सुरेश रैना है वो जम्मू कश्मीर में है अपना वो एक क्रिकेट स्कूल खोलने जा रहे हैं भाई। और जो सुरेश रैना है किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं भाई, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ संन्यास लेने की घोषणा की है भाई। और सुरेश रैना है ये आईपीएल में सीएसके चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते थे। और सुरेश रैना को हाल ही में 2 जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है 2 कंपनियों के द्वारा। किस के द्वारा? एक तो आपका WTF स्पोर्ट्स के द्वारा इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और दूसरा है भाई नाइन स्टेक्स का भी ब्रांड एम्बेसडर वो कौन बना है? सुरेश रैना भाई। अब जो सुरेश रैना है ये कहाँ पे स्कूल खोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित आप 2-3 क्वेश्चन और याद कर लेना। अगर ये पूछ लें जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया भाई? तो जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है? सेपैरो। करंट जीके का क्वेश्चन है भाई। सेपैरो नामक पोर्टल है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लॉन्च किया गया भाई सेपैरो। अगर ये पूछ लें भारत का पहला रेलवे केबल पुल, भारत का पहला रेल केबल पुल है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? जम्मू कश्मीर में। अपनी तरह का पहला ये रेल का केबल पुल होगा भाई। अगर ये पूछ लें केसर को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर का। केसर को किस राज्य का जीआई टैग मिला है भाई? जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अपना केरल राज्य से संबंधित है। थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। भारत का पहला मेडिकल उपकरण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला मेडिकल उपकरण पार्क है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे होगा भाई? आपका केरल में। ये भारत का पहला मेडिकल उपकरण पार्क होगा कहाँ पर? केरल में भाई। जो केरल है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कौन है मुख्यमंत्री? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है भाई? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर विधानसभा की 140 सीट हैं, लोकसभा की यहाँ पर 20 सीट हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीट हैं भाई। विधानसभा की 140, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 यहाँ पर सीट है भाई। अब केरल राज्य का जिक्र आया तो केरल ऐसा राज्य है, केरल और मध्य प्रदेश, जहाँ पर करंट जीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं भाई। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एक बार उनके बारे में पढ़ लेते हैं।
देखो अगर ये पूछ लें भारत का पहला राइफल कोलाज आप समझते होगे, गिफ्ट वगैरह दिया जाता है कोलाज बना के, ये वही है। भारत का पहला राइफल कोलाज है, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है भाई? केरल में। पैरामिलिट्री हैं, भारत के जो पैरामिलिट्री हैं उनके जो शहीद हो जाते हैं सिपाही, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये भारत का पहला राइफल कोलाज कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? केरल में भाई। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये केरल के कोचीन में इसका आयोजन किया गया भाई। जो समुद्री उत्पाद होते हैं, जो खाने योग्य होते हैं, उनका एक मेला लगता है, और ये 2020 में जो मेला है ये कहाँ पर लगाया गया? ये आपका कोचीन शहर में लगाया गया। कोचीन भी कहाँ पे है भाई? आपका केरल में है। उसके बाद है भाई कोरोना को सबसे पहले राज्य आपदा के रूप में किसे घोषित किया गया था? केरल ने कोरोना को सबसे पहले राज्य आपदा के रूप में घोषित किया था भाई। उसके बाद भारत का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये भी आपका केरल में। पहली बार डिजिटल गार्डन कहाँ पर? केरल में। पेड़ पौधों के ऊपर एक चिप लगाई जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको सारी इंक्वायरी मिल जाएगी, कितनी उम्र होगी, किस प्रजाति का है, कौन सा फल देता है भाई। तो भारत का पहला जो डिजिटल गार्डन है ये भी आपका कहाँ पे खोला गया है? केरल राज्य में खोला गया है। अगर ये पूछ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये भी आपका कौन सा बना है भाई? ये केरल बना है भाई। अगर ये पूछ लें भारत का पहला स्पोर्ट्स आयुर्वेद हॉस्पिटल कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? केरल में। भारत का पहला स्पोर्ट्स आयुर्वेद हॉस्पिटल है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? केरल में। एक क्वेश्चन और याद रखना, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेताजी हैं श्री राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी हैं वो कहाँ से सांसद हैं? केरल से ही सांसद हैं, और उनकी जो लोकसभा सीट है उसका क्या नाम है? वायनाड। केरल की एक लोकसभा सीट है वायनाड, वहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन हम करेंगे पुस्तकों के बारे में। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई पुस्तक रिलीज हो जाती है और हमको मजबूरी में 4-5 पुस्तक पढ़ने लगते हैं भाई, लेकिन बार बार रिवाइज हो जाता है। एक बार लास्ट में कभी आपके लिए करण जी के जो 2020 की जो पुस्तक है उसके ऊपर एक वीडियो डाल देंगे भाई। तो इससे पहले हम थोड़ी थोड़ी करके 4-5 बुक पढ़ के करीब हम 100 के करीब बुक याद कर जाएंगे भाई। तो अगली पुस्तक है भाई हमारी वॉइस ऑफ डिसैट। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? और एक पुस्तक और रिलीज हुई है किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड। दो पुस्तक है भैया, वॉइस ऑफ डिसैट और किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? और मैं गारंटी देता हूँ भाई ये पुस्तक आपकी किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड ये किसी ना किसी एग्जाम में, आपको आने वाले एग्जाम में देखने को 100% मिलेगी भाई। तो पहली पुस्तक कौन सी है? वॉइस ऑफ डिसैट किसके द्वारा लिखी गई? रोमिला थापर। किसके द्वारा भाई? रोमिला थापर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। किसी देश में सरकार के विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उन्हीं के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया भाई। रोमिला थापर ये भारत की एक लेखिका है जिनके द्वारा वाइफ ऑफ डिसैट नाम से एक पुस्तक लॉन्च की गई है भाई, लिखी गई है। अगली पुस्तक है किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड भाई, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और जो इसके राइटर हैं आजकल फिलहाल चर्चा में आ रहे हैं, उनका क्या नाम है भाई? विकास खन्ना भाई, विकास खन्ना। अगर किसी ने करंट जीके पढ़ते होंगे तो आपके जहन में विकास खन्ना नाम याद आ गया होगा। और ये विकास खन्ना कौन है भाई? जिनको 2020 के एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2020 का एशियन गेम चेंजर अवार्ड है, किसे दिया जाएगा? विकास खन्ना को। ये भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं भाई जिन्होंने कोरोना के दौरान फीड इंडिया नामक
एक अभियान शुरू किया था भाई खाना खिलाने के लिए लोगों को, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इन दोनों पुस्तकों को आप याद कर लेना भाई। जो सेकंड पुस्तक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तक है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई चिकित्सा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शिक्षा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 का जीआई नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 का जीआई नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। जो नोबेल पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार नहीं है भाई, ये व्यंग्य के रूप से हंसी मजाक के रूप में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसको जीआई नोबेल कहा जाता है। और चिकित्सा शिक्षा के लिए किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को भाई। किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं को 2020 का चिकित्सा शिक्षा के लिए जीआई नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक ये व्यंग्यात्मक रूप नहीं होता, कटाक्ष वगैरह होता है, उसी आधार पर नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया अभी। नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनका 17 सितंबर 2020 को अभी इनका हाल ही में जन्मदिन मनाया गया था। और इनके जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक अन्न उत्सव के नाम से एक आयोजन किया गया था, एक त्यौहार मनाया गया था, जहाँ पर गरीबों को 1 रुपये के हिसाब से दाल चावल नमक वगैरह दिए गए थे भाई। नरेंद्र मोदी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था मोदी। क्या नाम था, नरेंद्र मोदी के नाम से ये एक फिल्म बनाई गई थी। और इसका निर्माता कौन था, उमंग कुमार। निर्माता कौन था, उमंग कुमार भाई। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछी गई थी। और एग्जाम के नाम से ये पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक थी, नरेंद्र मोदी की भाई। और नरेंद्र मोदी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं भाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे हिसाब से पूरे विश्व में ऐसा नेता है जिसको इतने ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। पूरे विश्व में किसी भी नेता को इतने पुरस्कार नहीं मिले। अगर ये पूछ ले जायद मेडल है किसे मिला, नरेंद्र मोदी को। किसने दिया, संयुक्त अरब अमीरात ने। ग्रैंड कलर पुरस्कार किसे मिला, नरेंद्र मोदी को। किसने दिया भाई, फिलिस्तीन ने। निशान ए इजादुद्दीन किसे मिला, नरेंद्र मोदी को। किसने दिया, मालदीव सरकार ने। उसके बाद आपका सियोल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र का बड़ा पुरस्कार है, किसने दिया, आपका दक्षिण कोरिया ने दिया। सेंट्रू एंड पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, रूस के द्वारा दिया गया, अपना सर्वोच्च पुरस्कार भाई। इसके अलावा भी जैसे चैंपियन ऑफ भारत पुरस्कार है, ये नरेंद्र मोदी को मिला था। तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं भाई। जो लेटेस्ट में पुरस्कार है कौन सा मिला है, चिकित्सा क्षेत्र का जीआई नोबेल पुरस्कार भाई किसे मिला है, नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन है विश्व राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस किस तारीख को मनाया गया, विश्व राइनो दिवस किस तारीख को मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राइनो का मतलब गैंडा होता है। विश्व गैंडा दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो पूरे विश्व में गैंडे के बचाव के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को भाई, 22 सितंबर को। कितनी तारीख को, 22 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया गया था भाई विश्व राइनो दिवस भाई। राइनो को हिंदी में क्या कहा जाता है, गैंडा। तो इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन है भाई। अगर ये पूछ ले एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य वो प्रसिद्ध है भाई, तो काजीरंगा है। कहाँ पर है भाई, भारत के असम राज्य में है काजीरंगा। और पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा गैंडे भी कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं भाई। और कई बार पूछ लेते हैं भाई कि जो जहाज़ों के समूह को क्या कहा जाता है, भैंसों के समूह को क्या कहा जाता है, मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है। अगर ये पूछ लें जो गैंडे होते हैं, गैंडों के समूह को क्या कहा जाता है, तो गैंडे के समूह को क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है क्रैश। क्या कहा जाता है, क्रैश। गैंडों के समूह को क्या कहा जाता है, क्रैश। और जो गैंडा होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राइनोसेरोस। राइनोसेरोस इसका वैज्ञानिक नाम है होता है भाई। और जो सींग होता है, सींग इसका हड्डियों का नहीं बना होता है, एक मजबूत बालों का गुच्छा होता है। अगर ये पूछ लें गैंडे का सींग है वो किस पदार्थ का बना होता है भाई, कैटरीन। किसका बना होता है, कैटरीन का ये बना होता है भाई।
उसके बाद भाई पशु है एक राइनो दिवस भाई। तो अगर और पशुओं का जिक्र भी हम कर लेते हैं जिनके ऊपर दिवस मनाया जाता है भाई। अगर ये पूछ लें विश्व हाथी दिवस है, विश्व हाथी दिवस कितनी तारीख को भाई 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस कितनी तारीख को 12 अगस्त को। विश्व बाघ दिवस, विश्व टाइगर दिवस कितनी तारीख को 29 जुलाई को। हाथी दिवस कितनी तारीख को 12 अगस्त को। टाइगर दिवस कितनी तारीख को 29 जुलाई को। राइनो दिवस कितनी तारीख को 22 सितंबर को। विश्व डॉल्फिन डे, डॉल्फिन डे भाई क्योंकि डॉल्फिन की बचाव के लिए बहुत सारे जो कार्य वो चल रहे हैं। तो जो डॉल्फिन दिवस है कितनी तारीख को 14 अप्रैल को। विश्व डॉल्फिन दिवस कितनी तारीख को 14 अप्रैल को। एक छोटा सा जीव पढ़ लेते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस है कितनी तारीख को भाई 20 मई को। ठीक है भाई। राइनो दिवस 22 सितंबर, हाथी दिवस 12 अगस्त, टाइगर 29 जुलाई, डॉल्फिन आपका 14 अप्रैल और मधुमक्खी आपका 20 मई को भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ने किस राज्य के साथ एक समझौता किया है भाई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी के द्वारा किस राज्य के साथ समझौता किया गया है भाई। ठीक है भाई। एक पैरामिलिट्री आईटीबीपी जो एक राज्य के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता करने जा रही है और वो राज्य आपका कौन सा है भाई उत्तराखंड। राज्य कौन सा आपका उत्तराखंड भाई। तो किस राज्य के साथ आईटीबीपी ने समझौता किया है भाई उत्तराखंड के साथ भाई। जो आईटीबीपी है भारत के एक पैरामिलिट्री है जिसको इंडियन तिब्बत पुलिस बल के नाम से जाना जाता है भाई। और इसकी जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी भाई। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी 1962 में। वर्तमान में आईटीबीपी के जो महानिदेशक कौन है एस देशवाल। वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है एस देशवाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई आपका नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नई दिल्ली में। और एक पैरामिलिट्री है असम राइफल भाई। तो असम राइफल को किस पैरामिलिट्री में शामिल करने की वो एक जो विचार वो किया गया भाई आईटीबीपी में। तो असम राइफल को किस में शामिल किया जाएगा आईटीबीपी में। स्थापना कब हुई 1962 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन है एस देशवाल भाई। और समझौता किस राज्य के साथ किया है उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल कौन है बेबी रानी मौर्य। कौन है भाई बेबी रानी मौर्य भाई। अब यहाँ से और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 3-4 क्वेश्चन है उनको मैं एक बार करवा देता हूँ भाई। उत्तराखंड से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर खोला जाएगा। तो कहाँ पे खोला जाएगा भाई उत्तराखंड में खोला जाएगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भाई। उसके बाद है भाई भारत की पहली रामायण वाटिका, भारत की पहली रामायण वाटिका ये भी कहाँ पे खोली जाएगी आपकी उत्तराखंड में। भारत की पहली रामायण वाटिका कहाँ पे खोली जाएगी उत्तराखंड में भाई। अगर ये पूछ लें भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन, भारत का नहीं भाई ये विश्व का ही था। विश्व का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था भाई देहरादून में। कहाँ पर हुआ था देहरादून में। विश्व का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ पे हुआ देहरादून में हुआ भाई। अगर ये पूछ लें जो उत्तराखंड के अंदर 4 धाम है, उत्तराखंड के अंदर 4 धाम है, इन 4 धामों को जोड़ने के लिए किस रोड का निर्माण किया जा रहा है। 4 धामों को आपस में जोड़ने के लिए किस रोड का निर्माण किया जा रहा है भाई। तो इसका नाम है ऑल वेदर रोड भाई। क्या नाम है ऑल वेदर रोड भाई। ठीक है भाई। चारों धामों को आपस में जोड़ने के लिए किस रोड का निर्माण किया जा रहा है भाई ऑल वेदर रोड का भाई। ठीक है भाई। तो आईटीबीपी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया उत्तराखंड के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई किस राज्य ने कुपोषित बच्चों को गाय देने की घोषणा की गई है भाई। किस राज्य के द्वारा कुपोषित बच्चों को गाय देने की घोषणा की गई है भाई। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उसके परिवार को एक को गाय देने की घोषणा की गई है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश भाई।
उत्तर प्रदेश के बारे में हम शुरुआत में जो क्वेश्चन हुआ था फिल्म सिटी उसके अंदर काफ़ी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं जिनको एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं भाई। जितना पढ़ोगे बार बार रिवाइज करोगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही बेहतर होगा भाई। अगर ये पूछ ले वन कोप वन गैंगस्टर योजना है वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में। वन कोप वन गैंगस्टर योजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। अपराध को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई भाई। वन कोप वन गैंगस्टर योजना कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में। अगर ये पूछ लें उत्तर प्रदेश में वसूली अध्यादेश 2020 किस आर्टिकल के तहत लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में वसूली अध्यादेश 2020 किस आर्टिकल के तहत लागू किया गया भाई? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 213 भाई। वसूली का मतलब है जो यहाँ पर तोड़फोड़ आंदोलन के दौरान जो तोड़फोड़ होती है, सार्वजनिक चीज़ों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चौराहे के ऊपर पोस्टर लगा दी थी। फिर इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था भाई ऐसे पोस्टर लगाना गलत है, तो जो यूपी सरकार उसने कानून ही बदल दिया था भाई और यहाँ पर एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी थी। वसूली विधेयक 2020 को किस आर्टिकल के तहत? 213 के तहत भाई। ठीक है भाई। वसूली का आपने सुना होगा, फिल्मों में आता है वसूली भाई अपना भाई काला कुर्ता पहन के बिल्कुल संजय दत्त की तरह लगता है, ये वही वसूली भाई है भाई। उसके बाद अगर और पूछ ले ज़्यादा जाएं, अगर ये पूछ ले किस राज्य में सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस राज्य में सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है भाई? आप नेट के बारे सर्च कर सकते हो भाई। आपके नज़दीक में कितनी दूर पर खाने पीने की दुकान है भाई, कहाँ पर पौष्टिक आहार मिलेगा, सप्लाई मित्र, और आप मैसेज कर दो तो आपके होम डिलीवरी वो जो वहाँ का जो कारीगर है वो आपको दे के जाएगा भाई। तो सप्लाई मित्र पोर्टल है, इसकी शुरुआत भी कहाँ पर की गई? आपकी उत्तर प्रदेश में। अगर ये पूछ लें उत्तर प्रदेश की किस मिट्टी को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश की किस मिट्टी को GI टैग मिला है भाई? तो इसका आंसर होगा टेराकोटा। उत्तर प्रदेश की एक मिट्टी है भाई जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी मिट्टी है ये टेराकोटा। तो टेराकोटा को कहाँ का GI टैग मिला है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का GI टैग मिला है भाई। और कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा भाई एक भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन आया था जिसका नाम था वाघ 12 भाई, जिसका निर्माण बिहार के मधेपुरा में हुआ था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लें भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन वाघ 12 का जो ट्रायल है वो किस राज्य में किया गया था? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में किया था भाई। उत्तर प्रदेश में इसका सफल ट्रायल किया गया था। और उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से लेकर और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है शिवपुरी, उन दोनों के बीच में इसका प्रशिक्षण किया गया था भाई। अगर ये पूछ लें किस राज्य के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासन आयोग का गठन किया गया है? प्रवासन आयोग का गठन किया गया भाई। तो प्रवासन आयोग का गठन किस राज्य ने किया? उत्तर प्रदेश में। अब मान लो अगर अपने हरियाणा से कोई धान वगैरह लगाने के लिए जो मजदूर लेके आएंगे उत्तर प्रदेश से, तो पहले हमें उत्तर प्रदेश सरकार की परमिशन लेनी होगी, प्रवासन आयोग में जाकर अपना रिकॉर्ड जमा करवाना होगा ताकि उन जो मजदूर आएंगे उनका शोषण अत्याचार ना हो, उनका हक मिल सके भाई। तो जो प्रवासन आयोग है अभी इसका गठन कहाँ पे किया गया? आपका उत्तर प्रदेश में भाई। अगर ये पूछ लें किस राज्य में अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? किस राज्य में अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश से जितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं उनके रोड के किनारे जो औषधि पौधे होते हैं जैसे नीम, पीपल, एलोवेरा वगैरह, उनके पौधे लगाए जाएंगे भाई। और इस योजना को क्या नाम दिया गया है? अर्बन रोड्स प्रोजेक्ट भाई। और कुछ समय पहले यहाँ के एक दाविका थी खिलाड़ी जिसका नाम था प्राची चौधरी भाई। तो वो है ना डोपिंग की दोषी पाई गई और नाडा के द्वारा उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन पूछ ले प्राची चौधरी जो एक दाविका है किस राज्य की रहने वाली है भाई? आपकी उत्तर प्रदेश की वो रहने वाली है भाई। उसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी चर्चा में आ रहा है ये कृषि अध्यादेश, इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई कि केंद्र सरकार ने कितनी फसलों का MSP प्राइज बढ़ाया भाई? केंद्र सरकार ने कितनी फसलों का MSP प्राइज बढ़ाया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी उनके द्वारा कुछ फसलों का जो MSP रेट है वो बढ़ाने की घोषणा की गई है। और इसके अंदर कितनी फसलों को चुना गया? अभी कुल 6 फसलों को चुना गया है। कितनी फसलों को? 6 फसलों को कुल चुना गया है भाई। 6 फसल कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आपकी गेहूँ,
और जो गेहूं का जो मूल्य था उसके अंदर कितना एमएसपी बढ़ा दिया भाई 50 रुपये। कितना बढ़ा दिया 50 रुपये। और 50 रुपये बढ़ाने के बाद जो गेहूं का नया मूल्य वो कितना हो गया आपका 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो गया भाई। गेहूं पर कितने बढ़ाया गया 50 भाई। उसके बाद है नंबर 2 सरसों। तो सरसों के ऊपर वो कितना बढ़ाया गया 225। सरसों का न्यूनतम मूल्य कितने बढ़ा दिया 225 और कितना हो गया भाई 4650 भाई। उसके बाद है नंबर आपका 3 जो भाई जो के ऊपर भी कितना बढ़ाया गया है 75। जो के ऊपर कितना बढ़ाया गया 75 और जो का न्यूनतम मूल्य कितना हो गया भाई 1600। कितना हो गया 1600। नंबर 4 है भाई आपकी चना। नंबर 4 है चना भाई। जो चना का समर्थन मूल्य है वो कितना बढ़ाया गया आपका 225 भाई। और ये बढ़कर कितना हो गया 5100। कितना हो गया भाई 5100। अगली जो फसल आपकी कुसुम। अगली फसल है कुसुम। कुसुम के ऊपर बढ़ाया गया 112 और बढ़कर कितना हो गया ये 5327 बढ़कर कितना हो गया भाई 5323। गेहूं के ऊपर कितना बढ़ाया गया 50। सरसों के ऊपर 225। जौ के ऊपर 75। चना के ऊपर 225 और कुसुम के ऊपर कितना भाई 112 भी। और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन नरेंद्र सिंह तोमर जी। और जो एमएसपी होता है एमएसपी का भी चर्चा में आ रहा है। एमएसपी के अगर पूर्ण रूप पूछ लें तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इसका पूर्ण रूप होता है भाई। अगर ये पूछ लें जो अध्यादेश हैं वो कितने अध्यादेश जारी किए गए हैं 3। कितने भाई 3। तीनों अध्यादेश किससे संबंधित हैं। एक तो आपका है उत्पाद से और दूसरा आपका व्यापार से और तीसरा आपका वाणिज्य से। ये अलग अलग प्रकार के 3 अध्यादेश हैं भाई जिनका विरोध है वो पूरे भारत में किसानों के द्वारा किया जा रहा है भाई। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है नौसेना के इतिहास में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए। नौसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला को वारशिप पर नियुक्त किया गया। नौसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला को वारशिप के ऊपर नियुक्त किया गया भाई। ये वारशिप क्या होता है भाई एक बड़ा जहाज होता है जिसके ऊपर से लड़ाकू विमान वगैरह वो उड़ान भरते हैं भाई। लड़ाकू विमान लड़ाकू हेलीकॉप्टर को उस शिप के ऊपर तैनात किया जाता है भाई। तो आज तक कभी भी इस वारशिप के ऊपर महिलाओं की नियुक्ति नहीं हुई थी। पहली बार 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया अभी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका क्या नाम है भाई। एक का नाम आपका रिद्धि सिंह भाई। एक महिला का नाम है रिद्धि सिंह। दूसरी का नाम आपका कुमुदिनी भाई। रिद्धि सिंह और कुमुदिनी इन 2 महिलाओं को ये मेजर लेफ्टिनेंट है भाई। इन 2 महिलाओं को पहली बार इस वारशिप के ऊपर नियुक्त किया गया भाई। रिद्धि सिंह और कुमुदिनी इन दोनों को आप याद कर लेना भाई। कहाँ पे नियुक्त किया भाई इंडियन नेवी में ये कार्य करते हैं भाई। उसके बाद अब अगर ये पूछ लें इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट। इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था शिवांगी को। किसे हुआ था भाई शिवांगी को। और अभी 1-2 दिन पहले इंडियन नेवी का एक जहाज था जिसका नाम था INS विराट भाई। तो इसको तहस नहस कर दिया। इसको कहने का मतलब भाई इसको श्रद्धांजलि है वो इसकी श्रद्धांजलि समुद्र में दे दी भाई INS विराट भाई। इसके अलावा अगर ये पूछ लें इंडियन नेवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है 4 दिसंबर को। किस तारीख को 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी के चीफ कौन है भाई वर्तमान में करमबीर सिंह। इंडियन नेवी के चीफ कौन है करमबीर सिंह भाई। अगर ये पूछ लें कोरोना के दौरान जो विदेश में भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इंडियन नेवी ने कौन सा अपना ऑपरेशन शुरू किया था समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया था भाई। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था समुद्र सेतु अभियान शुरू किया था। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स पत्रिका भाई। तो फोर्ब्स पत्रिका ने एक रिपोर्ट जारी की है विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की। फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की एक पत्रिका जारी की है भाई। तो इसके अंदर भारत के किस अभिनेता को शामिल किया गया है। वैसे तो 4 व्यक्तियों को शामिल किया है चारों के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन बोला किस अभिनेता को शामिल किया गया भाई। तो किस अभिनेता को आयुष्मान खुराना को फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की कैटेगरी में शामिल किया गया आयुष्मान खुराना को भाई। दूसरा व्यक्ति कौन है नरेंद्र मोदी। दूसरे व्यक्ति कौन है नरेंद्र मोदी जिनको चौथी बार फोर्ब्स पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है भाई। तीसरा व्यक्ति कौन है एक महिला है जिनका नाम है बिल्किस। क्या नाम है
बिल्किस भाई, ये बिल्किस है, आपने सुना होगा। जब इसको क्या कहा जाता है, इसको शाहीन बाग की दादी कहा जाता है, बिल्किस को शाहीन बाग की दादी कहा जाता है। दिल्ली में शाहीन बाग में जो NRCCA के विरुद्ध प्रदर्शन चल रहा था, तो उसकी अगुवाई कौन कर रही थी, ये बिल्किस कर रही थी भाई। इसलिए इसको, ये 82 साल की एक बुढ़िया है जिसको शाहीन बाग की दादी कहा जाता है भाई। चौथा व्यक्ति कौन है आपका, रविंद्र गुप्ता। रविंद्र गुप्ता भाई, चौथा व्यक्ति कौन है, रविंद्र गुप्ता। तो भारत के 4 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आयुष्मान खुराना अभिनेता है, नरेंद्र मोदी राजनेता है जिनको चौथी बार शामिल किया गया है, बिल्किस एक सामाजिक कार्यकर्ता है, रविंद्र गुप्ता इन्होंने HIV के ऊपर कार्य किया भाई। ठीक है भाई, 4 लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है। आयुष्मान खुराना काफ़ी चर्चा में रह रहा है। बजाज अलियांज ने अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था, और अब यहाँ हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इसको अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। किस संस्था के द्वारा किया गया, आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना भाई। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है, 2020 में दिए जाने वाले नोबेल प्राइज में कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है। 2020 में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है। मतलब 2019 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, उसकी वो जो राशि दी गई थी उसको बढ़ाकर अब 2020 में दी जाएगी, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है भाई, कितने रुपए उसके अंदर बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, राशि में कितना इजाफा कर दिया, 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़, करोड़ है ये स्वीडन देश की मुद्रा है भाई। तो 10 लाख करोड़ का जो इजाफा है वो कर दिया। पहले जो कितना दिया जाता था, 90 लाख करोड़ दिया जाता था भाई, $1,000,000 आप इसको कन्वर्ट कर लेना। पहले नोबेल पुरस्कार में कितना पुरस्कार दिया जाता था, कितनी राशि दी जाती थी, 90 लाख करोड़। अब बढ़ाकर कितनी कर दी, 1 करोड़ में पूछ गई भाई, 1 करोड़ करोड़ अभी ये जो राशि है वो बढ़कर इतनी हो गई भाई। तो नोबेल पुरस्कार हैं किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन देश के द्वारा। किस देश के द्वारा भाई, स्वीडन देश के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। और किस तारीख को दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, उसी दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं भाई। और अभी 2020 के शांति के लिए 2021 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उसके लिए एक व्यक्ति को नामित किया गया जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया भाई। और 2020 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था, 2019 में किसे मिला था, अबी अहमद को, जो इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री थे भाई। और भारत में अब तक जो नोबेल पुरस्कार हैं वो कितने मिले हैं, कुल भारत में अभी तक कुल 10 नोबेल पुरस्कार आए हैं भाई। और 2019 में भारतीय मूल का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था अभिजीत बनर्जी, उनको 10वां पुरस्कार मिला था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पैसेज नौसेना युद्धाभ्यास। पैसेज नौसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है। पैसेज नौसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया भाई। तो इसका आंसर होगा आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया भाई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पैसेज नौसेना नामक एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। किन 2 देशों के मध्य, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना इसी नाम से युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में भी हो चुका है, भारत और जापान के बीच में भी हो चुका है पैसेज नामक युद्ध अभ्यास। अब यही युद्ध अभ्यास है पैसेज नाम से, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में किया जा रहा है। कौन सा, पैसेज नामक युद्ध अभ्यास भाई। किस देश के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। राजधानी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन। प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन भाई। और आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा, 26 तारीख का ऑस्ट्रेलिया ने फिर कहा है कि हम जल्दी से जल्दी जो क्वाड समूह है, क्वाड समूह की स्थापना करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको अस्तित्व में लेकर आएंगे भाई। इसके अलावा भी कुछ युद्ध अभ्यास हैं जिनके बारे में यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, जो काफ़ी चर्चा में है, जो इम्पोर्ट है एग्जाम के लिए। जैसे भारत और चाइना के बीच में तनातनी चल रही है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है भाई, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास है, भारत और चीन के मध्य किया जाता है। मानचित्र को लेकर भारत और नेपाल का विवाद हुआ था, इन दोनों के बीच में कौन सा किया जाता है, सूर्य किरण। कौन सा किया जाता है भाई, सूर्य किरण। किन 2 देशों के बीच में, भारत और नेपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जब भारत आए थे तो उन्होंने एक युद्ध अभ्यास का जिक्र किया था जिसका नाम था टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास भी किन 2 देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। मालाबार युद्ध अभ्यास जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 देशों के बीच में होगा। अभी अब तक 3 देशों के बीच
बीच में होता था भारत, जापान और अमेरिका। अब चौथा देश कौन सा शामिल हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। तो जो पैसिफिक युद्ध अभ्यास है वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, पहले भारत और अमेरिका के बीच में भी हो चुका है भाई। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश नामक योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना नामक शुरू की गई है भाई? मोक्ष कलश नामक एक योजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान भाई। क्या आंसर होगा? राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत मान लो किसी परिवार में कोई मौत हो जाती है तो अपने जाते हैं ना हरिद्वार, उसके जो राख है वो बहाने जाते हैं। तो अब राजस्थान से कोई भी व्यक्ति अपने किसी परिवार की मौत होने के बाद अगर हरिद्वार जाएगा राख बहाने के लिए, विसर्जन करने के लिए, तो उसके परिवार के जो आदमी हैं वो फ्री में जा सकते हैं और फ्री में आ सकते हैं। उनका जो किराया है वो राज्य सरकार वहन करेगी और राजस्थान से बस चलेंगे भाई हरिद्वार के लिए। प्रत्येक परिवार के ओनली 2 सदस्यों को फ्री यात्रा अलाउड दी जाएगी भाई। ठीक है भाई। मोक्ष कलश योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान ने। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? कलराज मिश्र भाई। अब राजस्थान सरकार ने कुछ और योजना भी शुरू करी है, जैसे नो मास्क नो सर्विस योजना। नो मास्क नो सर्विस योजना है, किस राज्य सरकार ने शुरू करी है भाई? राजस्थान सरकार ने 1-2 दिन पहले इस योजना को शुरू किया है। नो मास्क नो सर्विस योजना कहाँ पर? राजस्थान में भाई। सुपोषित माँ अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया था भी। ये सुपोषित माँ अभियान है और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी, उन्हीं के द्वारा राजस्थान से इस योजना को शुरू किया गया था, सुपोषित माँ अभियान भाई। उसके बाद किस राज्य के द्वारा स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति है वो शुरू की गई है? स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति है किस राज्य सरकार ने शुरू की है भाई? राजस्थान ने। स्वास्थ्य मित्र कोरोना से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के अंदर नशे की लत छुड़वाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की गई। नशे की लत है उसको छुड़वाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की गई है। कहाँ पर? राजस्थान में भाई। और गरीबों के लिए एक योजना शुरू की गई है, सस्ता उनको खाना देने के लिए, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत भी किस राज्य सरकार ने की है भाई? राजस्थान ने। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी स्थापना भी कहाँ पे जा रही है भाई? राजस्थान की राजधानी है जयपुर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी स्थापना की जा रही है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीट हैं, लोकसभा की 25 सीट हैं और राज्यसभा की 10 सीट हैं भाई। उसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन अपना, एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? एसर है भाई, ये लैपटॉप वगैरह का निर्माण करते हैं, कंप्यूटर वगैरह का। तो एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? सोनू सूद, एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है, कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाले अभिनेता है सोनू सूद। एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर वो किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को भाई। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और ब्रांड एम्बेसडर हैं, पर उनको पढ़ लेते हैं, 2-3 हैं। अगर ये पूछ लें, ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है भाई? कोहली। ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कोहली को। शॉपटॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? डेवन ब्रावो। शॉपटॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? डेवन ब्रावो भाई। और ये पूछ लें, ओकले कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। ओकले कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। और एक लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर होना है जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, आकाश इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना होगा, भारत का एक बहुत ही अग्रणी इंस्टीट्यूट है भाई आकाश। तो आकाश इंस्टीट्यूट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह। आकाश एजुकेशन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को भाई। भारतीय क्रिकेट के बहुत ही प्रसिद्ध ये खिलाड़ी हैं। तो सोनू सूद को किसका किया गया अभी? एसर इंडिया। जो एसर है
ये एसर एक ताइवान की कंपनी है भाई। किस देश की कंपनी है? ताइवान देश की कंपनी है। और इसका जो भारत में हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसके अध्यक्ष कौन है? एसर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हरीश कोहली। हरीश कोहली एसर इंडिया के अध्यक्ष हैं। सोनू सूद को एसर इंडिया से पहले गार्गो इंटरनेशनल का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था भाई। तो ये थी हमारी कर्ण जीके की एक बहुत ही अच्छी वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।